तो हम लोग इतिहास पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है आप लोग थोड़ा थक गए होंगे अपना। नहीं हो गया था? हाँ बोला कुछ नहीं। तो आप ठीक से देख लीजिए, मुझे अभी बहुत लंबे समय तक आपको मतलब झेलना तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, पढ़ना होगा आपको, है ना अभी, ठीक है, ठीक से देख लीजिए, मुझे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना होगा आपको, है ना। हम लोग गुप्त काल में एकदम आखिरी पड़ाव पे हम लोग, अब थोड़ी सी कुछ बातें और रह गई, अभी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, और फिर हम लोग पूर्व मध्यकाल में इन कर जाएंगे, है ना। यानी ऑफिशियली एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी, मतलब एंशिएंट इसको कहा जाता है, बट मैं पूर्व मध्यकाल को भी इसी में लेकर चलता हूँ हमेशा। तो उसमें भी 3-4 क्लासेस और मतलब अभी 1200 ईस्वी तक का इतिहास फिर आपका कंप्लीट होगा। तो कल्चर वाला सेक्शन चल रहा है ना, जिसमें मिडिवल इंडिया के कल्चर इसमें ऐड हो जाते हैं, है ना। और सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दोपहर का नमस्कार है एक बार फिर से, पता नहीं सब क्या क्या टाइप कर रहे होंगे, ठीक है, इनका तो अलग ही खौफ बना हुआ है, मतलब दीदी भैया, ठीक है। कल हम लोग लास्ट में बात कर रहे थे गुप्तकालीन स्थापत्य पे, याद है ना सभी को। गुप्तकालीन स्थापत्य में जो 2 एग्जांपल हमने लिया था वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव के लिए लिया था, इन्फॉर्मेशन, उसका कोई खास रोल नहीं है, और जब कभी आपसे कहेगा गुप्तकालीन स्थापत्य के बारे में बताएं तो आपको जिक्र करना पड़ जाएगा उसमें, स्तूप के बारे में और विहार के संदर्भ में। अभी हम लोग स्तूप पे तो बात कर लिए थे, हम कुछ खास था नहीं बात करने के लिए, विहार के जो रेफरेंस उस पर भी बात हो गई थी, है ना। बिहार में और भी एग्जांपल है, बट लिया था 2 ही 3 एग्जांपल। अभी मंदिर की बात करेंगे हम लोग, है ना। ठीक, देखो भारत में जो हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर कब से बनने लगे हैं इसका कोई एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ कहना बहुत मुश्किल है कि इस काल में बनना शुरू हुआ, मौर्य काल में या मौर्योत्तर काल में, ठीक है। आप इसको दावे से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मौर्योत्तर काल में मंदिर के साक्ष्य में मिलने लगते हैं, ठीक। किसको पहला मंदिर माना जाए ऐसा कुछ प्रमाणिक जानकारी नहीं है, बट मंदिरों की जो विशेषताएं होती हैं खास करके उत्तर भारत में, जब हम लोग रहते हैं अभी, जहाँ क्लासेस चल रही हैं, है ना, विंध्य पर्वत से ऊपर की तरफ, नर्मदा नदी से ऊपर की तरफ जो मंदिरों की सामान्य विशेषताएं होती हैं, पहली बार वो आकार शेप लेती हैं गुप्त काल में, ठीक। और पूर्व मध्य काल में वो बड़े पैमाने पर उसका विकास होता है, जिसे हम नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली के रूप में जानते हैं। और चूंकि उत्तर भारत में फिर इस्लामिक शासन आ जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत में चोलों का और भी शासन रहेगा, विजयनगर वगैरह का, तो द्रविड़ स्थापत्य का विकास आगे भी जारी रहेगा। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य मध्यकाल में भी चलते रहेंगे, जारी रहेंगे। उत्तर भारत में सब आ जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, है ना, इधर रहने के लिए, खाने के लिए, खाना नहीं मिलता ना ठीक से, अफगानिस्तान मध्य से वगैरह सब अच्छी व्यवस्था नहीं, तो सब चले जाएंगे इधर ही, शासक बन जाएंगे और फिर यहाँ पे वो आतंक फैलाएंगे। अब जब हम मंदिरों की बात करते हैं तो एक ऐसे ही अभी गुप्त काल की एक छवि बना लेंगे दिमाग में आप मंदिरों को लेकर के, कि मंदिर भी प्लेटफॉर्म पर, चबूतरा पर बनाया जाता है, ठीक। मंदिर भी एक ऊंचे जगह पर बनाया जाता है, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर होंगे, ठीक है। चबूतरा कह लो, जगती या अधिष्ठान, और जो मेन मंदिर होता है, ठीक है, जहाँ मुख्य देवता स्थापित किए जाते हैं, है ना, ठीक है, उसके लिए वर्ड अभी भी देखेंगे आप यूज किया जाता है गर्भगृह, क्योंकि हर चीज एक इवोल्यूशन के फेज से गुजरता है, ठीक है, मंदिर स्थापत्य इवोल्यूशन के फेज से गुजर रहा है ना। बट गुप्त काल में ही आपको शिखर दिखने शुरू हो जाएंगे, गुप्त काल में ही मंदिरों पे शिखर, यानी छत की जगह पे आपको रेखा वाले शेप में, पहले छत सपाट होता था, फिर रेखा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। इसके ऊपर वाले हिस्से पे एक तस्तरी या कटोरा के आकार का रखा रहता है, उसे अमलक कहते हैं, धातु का बना होता है, और इसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर कलश बना होता है प्रायः कई मंदिरों में। हमने स्थापत्य के साथ आपको हमेशा कहा है कि आपसे आर्किटेक्ट बनने की अपेक्षा नहीं है, सामान्यतः क्या विशेषताएं उत्तर भारत में, नागर शैली में भी सारी विशेषताएं होंगी जब हम आएंगे पूर्व मध्यकाल में तो। और हमने बताई थी एक बेस बना हुआ होता है जगती जिसे हम कहते हैं। फिर मंदिर में आप देखोगे प्रवेश द्वार भी तो होना ही होना है, तय है, ठीक। जब गर्भगृह है तो प्रवेश द्वार भी होगा, ठीक है। हम लिखेंगे, बस एक बार थोड़ा सा आइडिया आपको देते रहे, हम लिख लेंगे इसको। आमतौर पर कोई भी मंदिर में नोटिस करिएगा, प्रवेश द्वार पे ठीक बाहर में अलंकरण कुछ ना कुछ, शंख हो सकता है, कलश हो सकता है, कमल हो सकता है, स्वास्तिक के चिन्ह हो सकते हैं, गंगा यमुना की आकृति बनी हुई हो सकती है, ये सब शुभ माना जाता है, तो ये सब अलंकरण का पार्ट प्रवेश द्वार पे। मान लीजिए यहाँ पे मूर्ति स्थापित है, ठीक, मंदिर में, आप नोटिस करेंगे मंदिर में जाते हैं, यदि व्यवस्था है तो चारों तरफ आप देखेंगे परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा पथ या प्रदक्षिणा पथ, या फिर ये जो गर्भगृह होगा इस मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे प्रदक्षिणा पथ हो जाएगा। परिक्रमा करने का ठीक है, सब बिना परिक्रमा के कहाँ को मानता है मंदिर में जाता है, क्या पता भगवान नाराज ना हो जाए, थोड़ा और कुछ कर लेते हैं, थोड़ा और कुछ कर लेते हैं, है ना, वो सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक। अब ऑब्वियस है ऊंचाई पे जब होगा, चबूतरे पर जब होगा तो सीढ़ियां भी बनेंगी, और एकदम से ऐसा नहीं कि सीढ़ी से चढ़ते ही गर्भगृह में आगे थोड़ा खुला सहन सा क्षेत्र होता है। किसी भी मंदिर में देखेंगे आप आमतौर पर जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाएंगे तो चढ़ते ही मंदिर में प्रवेश थोड़ी कर जाते हैं, आगे कुछ खुला सा हिस्सा होता है, ओपन सा हिस्सा, ऊपर छत जैसे बने होते हैं, खुला भी हो सकता है, छत भी हो सकते हैं, मंडप जिसे हम कहते हैं ना, वहां सब श्रद्धालु होते हैं, एकत्रित होते हैं ना, मंडप को सपोर्ट करने के लिए खंभे, स्तंभ भी बने होते हैं, मतलब पिलर भी बने होते हैं, मंदिर स्थापित की सब विशेषताओं में आता है। तो मैंने कहा था एक कॉमन एक आर्किटेक्चर हम जो देख लेते हैं, एक थोड़ा ट्रेडिशनल बना हुआ हो तो ठीक ठीक हमें आइडिया लग जाता है उसके बारे में, है ना। और उसको हमें कभी भी मंदिर स्थापत्य में, उत्तर भारत के मंदिर पे कभी भी सवाल होंगे विशेषता, लेकिन हमें यही सब बातें बतानी होती हैं उसमें। जैसे स्तूप किसी भी काल का हो, लिख सकते हैं ना आप 6-7 लाइन, स्तूप क्या होता है, स्तूप के फीचर क्या होते हैं। तो हर स्थापत्य से संबंधित विहार हो, आप चाची कभी भी बता सकते हैं, चैत्य हो आप बता सकते हैं, चैत्य संरचनात्मक गुफा को काटकर, ठीक है, बता सकते हैं उसको बहुत आराम से, है ना। तो ऐसे वाले सिस्टम, तो कलश, अमलक, शिखर, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, सब मंदिरों की विशेषता। गुप्त काल में बड़ी संख्या में मंदिर बनाए गए। गुप्त शासक ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे, सभी शासकों ने, मैक्सिमम शासकों ने वैष्णव धर्म को, हम एक बार हिंदू धर्म पे बात करेंगे आपसे, थोड़ा पूर्व मध्यकाल के चलते बीच में रुक करके, वैदिक काल, गुप्त काल, बीच में क्या डेवलपमेंट हुआ, आगे क्या हुआ, एक पूरा हिंदू कैसे जैसे बौद्ध धर्म का स्ट्रक्चर बना दिया आपको, जैन धर्म का स्ट्रक्चर बना दिया, वैसे हिंदू धर्म का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। अभी हम हड़प्पा में हमने पढ़ा, वैदिक काल में हमने पढ़ा, गुप्त काल में भी कुछ पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकाल में पढ़ेंगे, हम सबको ऑर्गेनाइज करके हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे कि कैसे देखना है इसको, ठीक है। तो मंदिर स्थापत्य लिखना शुरू करिए बात, गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य के बारे में लिखा आप। गुप्त काल को ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान, गुप्त काल को ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के काल के रूप में भी
पुनरुत्थान के काल के रूप में भी याद किया जाता है। लेकिन अधिकांशतः गुप्त शासकों ने वैष्णव एवं शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, एवं शैव धर्म के अनुयायी थे, संरक्षण तो किसी को भी दे रहे हैं, शैव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव एवं शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। लेकिन इसका प्रभाव साहित्य मूर्तियां एवं मंदिरों पर दिखा, साहित्य मूर्तियां एवं मंदिरों पर दिखा, ठीक है। साहित्य मूर्तियां एवं मंदिरों पर दिखा इसका प्रभाव। अब जैसे कल साहित्य हमने देखा है ना, रामायण महाभारत पुराण स्मृतियां, ज्यादातर धर्म ग्रंथों का संकलन गुप्त काल में हुआ तो साहित्य से जुड़ गया आपका। मंदिर भी देखेंगे हम, ये तीनों को कनेक्ट कर देंगे, इसको ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान काल क्यों कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात सभी को? ऐसे प्रश्न इसको ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान काल के रूप में धार्मिक सवाल नहीं पूछे जाते हैं यूपीएससी में इस तरह के, बट ऐसा नहीं कि पूछ दिया कोई गुनाह हो जाएगा, ठीक है, पूछे भी जाते हैं कभी-कभी थोड़ा अलग तरीके से, बट क्यों कहते हैं समझने के लिए। तो ये सब डेवलपमेंट, इससे पहले आपको इस तरह का डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, इस काल में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। लिखते चले जाएंगे कुछ मंदिरों का, जैसे तिगवा, आप लिख लीजिए, जगह मैं बता दूंगा आपको, है ना। विष्णु मंदिर, तिगवा हो गया आपका विष्णु मंदिर। एरन, ये भी विष्णु मंदिर है। उदयगिरी, ये भी विष्णु मंदिर है, विष्णु के वराह अवतार। इसमें एक बार आईएएस में सवाल आ चुका है, सिंपल सा सवाल आया था। भगवान विष्णु के 10 अलग अलग अवतारों की बात होती है, जब मैं हिंदू धर्म की बात करूंगा तो वो भी बता दूंगा, ठीक है। उसी में एक अवतार है वराह। जब संकट आया था तो कहा जाता है वराह के रूप में भगवान विष्णु ने अपने दांतों से पृथ्वी को उठा लिया था, ठीक। तो उदयगिरी में वराह मंदिर। किताबों में झांसी लिखा रहता है, अब डिस्ट्रिक्ट थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पे। दशावतार मंदिर, विष्णु के 10 अवतार हैं। देवगढ़ नामक जगह है ना, अब संभवतः डिस्ट्रिक्ट जो है ललितपुर हो गया है ना। उदयगिरी में वराह, एरन में विष्णु, तिगवा, झांसी में दशावतार मंदिर, ठीक है ना। भूमरा में लिख लें आप, शिव मंदिर। नचना कुठार, पार्वती मंदिर। एक और लिख लें आप, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। ये नीचे वाला जो है छत्तीसगढ़ में है, सिरपुर कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और ये आपका एमपी में है, ठीक है। ये यूपी में आ जाएगा आपका, ऑब्वियस है ना। एक बार भूमरा नचना कुठार में देखता हूं, संभवतः ये भी आपका यूपी में होना चाहिए, है ना, प्लेसेस जो है, ठीक है। तो जैसे गुप्त काल में बड़ी संख्या में मंदिर बनाए गए, ठीक। ये मैं आपको ऐड करवा दूंगा अभी थोड़ी देर में बात करते करते, ठीक है। तिगवा मध्य प्रदेश में पड़ेगा, विष्णु मंदिर। एरन विष्णु मंदिर, उदयगिरी विष्णु मंदिर, वराह अवतार है। झांसी में विष्णु के 10 अवतारों का मंदिर है। विष्णु जी को देखेंगे, विष्णु जी की कभी भी तस्वीर देखेंगे आप, मूर्तियां जो बनी या कैलेंडर वगैरह में देखेंगे आप, दो तरह की तस्वीर देखेंगे। एक आप देखेंगे प्राय स्टैंडिंग पोजीशन में विष्णु को, चतुर्भुज, 4 भुजाएं, ठीक है। एक एक बार आपको गूगल में सब तस्वीर ऐसे देखनी है, ठीक। 4 भुजाएं, एक में शंख होगा, एक में कमल होगा, एक में गदा होगा और एक में चक्र होगा। मुकुट होता है, ठीक है। कुंडल गलों में होगा, वस्त्र गले में हार होगा, कानों में कुंडल होगा, है ना। नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में देखेंगे तो विष्णु की ये मूर्ति आपको खूब दिखेगी, चित्र वगैरह तस्वीर वगैरह आपको। एक विष्णु जी लेटे रहते हैं शेष नाग पर, ऐसा माना जाता है, पौराणिक मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले विष्णु जी सो रहे थे शेष नाग के ऊपर। ऐसा हिंदू मैथोलॉजी में माना जाता है कि शेष नाग ने पूरी पृथ्वी का भार अपने सिर पे, इसको मतलब अनंत नाग भी कहा जाता है, इन्फिनाइट, तो इस तरह की क्षमता की बात मैथोलॉजिकल एक कहानी के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है 1000 सिर है उस नाग के और पूरी पृथ्वी का बोझ उसने जो है, तो उनका ही आसन होता है जिसको विष्णु आराम। आप देखो कभी लेटे हुए विष्णु को, ठीक है, एक पैर हल्का सा मुड़ा हुआ होगा, एक ऐसे होगा, चरणों के पास लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं। एक तस्वीर आपको ये दिखेगी विष्णु जी की। शिव जी के बारे में देखो, फेमस बात करेंगे तो शिवलिंग होता है जो हड़प्पा में या पीछे आपने देखा होगा, महापाषाण काल वगैरह में भी मिल रहा है हमें। और एक शिव जी की मूर्ति बनी होती है, राजा शिव की जो मूर्ति होती है आप देखेंगे आप, चटाएं तो होती है उनके बाल में, चंद्रमा आपको दिख जाएगा, गले में कई बार सांप दिख जाएगा, यहाँ नीला सा, ठीक है, विष्मान कर लिया है ना, ठीक है। आप देखोगे आमतौर पर त्रिशूल दिख जाएंगे उनके जो अस्त्र हैं। तो एक एक बार ना ऐसे जो भी लोकप्रिय देवी देवता है, कृष्ण जी, जस्ट गूगल पे जाकर के कोई मूर्ति या कोई तस्वीर ऐसे थोड़ा सा देख करके इमेज फिर से कभी जरूरत पड़ सकती है लिखने में। जीएस में ऑब्जर्वेशन का बड़ा रोल होता है, ऑब्जर्वेशन वाले सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। किताबी ज्ञान की तरफ रह जाता है, अभी आपको किताबी ज्ञान पूछा इस बार सारा, जो कॉपी में था वही पूछ लिया इस बार, ठीक है। पूछता है थोड़ा सा घुमा करके आप कितना ऑब्जर्व कान खुला रखते हैं कि आप एकदम आप सो गए हैं विष्णु जी की तरह, ठीक है। पार्वती जी ने कहा सृष्टि का निर्माण करना, अच्छा सृष्टि का निर्माण करना है, कुछ मैथोलॉजिकल कथाएं हैं। देखो हम लोगों में परंपरा रही नहीं है, हम अपनी भी बात कर रहे हैं, बट हम जब छोटे थे थोड़ा बहुत यही सब किसी कहानियां चलती थी गाँव में, रामायण महाभारत। आप तो वैसे भी आप एकदम से प्योर स्मार्टफोन वाले युग के हैं, सुविधा आपको मिली हो या ना मिली हो अलग बात है, बट आप लोग जिस युग में है वो स्मार्टफोन का युग। स्मार्टफोन की सुविधा ये है कि आप किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं, इन सब चीजों को भी बहुत आराम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ प्रमुख मंदिरों की बात गुप्त काल में, ठीक। अगला पॉइंट लिखें आप, ठीक है। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य का क्रमशः विकास हुआ। ठीक, ग्रेजुअली गुप्त काल में भी ऐसा नहीं हुआ जैसे सांची का एक मंदिर है ना, तो वो ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से मंदिर डेवलप फॉर्म में आ गया। ये जो दशावतार मंदिर है ना, कलात्मक दृष्टिकोण से इसको बेस्ट माना जाता है गुप्त काल का।
कला के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्किटेक्चर, मूर्ति, हर तरह से इसको बेस्ट माना जाता है, मतलब जितने भी मंदिर हैं उसमें ना, कौन सा विकास हुआ। इसे लिखिए आप, मंदिर स्थापत्य से संबंधित, ब्रैकेट में करेंगे उत्तर भारत की, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के, है ना, मंदिर स्थापत्य से संबंधित सभी विशेषताएं इस युग में देखी जा सकती हैं, इस काल में देखी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे करके अब आप लिखना शुरू कर देंगे, मैं लिखवा दे रहा हूं प्रॉपर, एक बार लिखा हुआ होना चाहिए, बाकी आकृति सामने है। जैसे करके लिखेंगे आप, जगती, है ना, जगती या अधिष्ठान, कोई भी शब्द आपको मिल जाएगा, या चबूतरा, जगती या अधिष्ठान या चबूतरा पर मंदिरों का निर्माण, ठीक है, चबूतरा पर मंदिरों का निर्माण, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए आप कि, लिखेंगे आप कि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण, ठीक है, सीढ़ियों का निर्माण। लिखेंगे आप आगे, मुख्य देवता को गर्भगृह में स्थापित, मुख्य देवता को गर्भगृह में स्थापित किया जाता है, गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। लेकिन प्रवेश द्वार पर अलंकरण, प्रवेश द्वार पर अलंकरण, ठीक है, अलंकरण, इसमें लिखें ब्रैकेट में, अलंकरण में, अलंकरण में गंगा यमुना की आकृति, गंगा यमुना की आकृति तथा शंख स्वास्तिक, शंख स्वास्तिक, कमल इत्यादि की आकृतियां भी बनी रहती हैं, इत्यादि की आकृतियां भी बनी रहती हैं, करेक्ट, ठीक है, बनी रहती हैं। नेक्स्ट लिखें आप कि प्रारंभ में छत सपाट होती थी, अगला पॉइंट लिखें, प्रारंभ में छत सपाट होती थी, फ्लैट, ठीक है, लेकिन गुप्त काल में ही शिखर का निर्माण प्रारंभ हुआ, शिखर का निर्माण प्रारंभ हुआ। ब्रैकेट में लिख लें आप, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, दशावतार मंदिर से शिखर के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, शिखर का निर्माण हो गया। आगे लिखें आप, शिखर के ऊपर अमलक, शिखर के ऊपर ये लिखा हुआ आपका अमलक, ये थाली या कटोरे के शेप का होता है, अमलक, एवं शीर्ष पर कलश को भी स्थापित किया जाता था, कलश को भी स्थापित किया जाता था, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, मंदिरों में, मंदिरों में देखिए, मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा जो होता है, प्रदक्षिणा पथ का भी निर्माण किया जाने लगा, प्रदक्षिणा पथ का भी निर्माण किया जाने लगा, ठीक है। अगला पॉइंट, गुप्त काल में ही, गुप्त काल में ही, गुप्त काल में ही पंचायतन शैली, पंचायतन शैली में भी मंदिरों का निर्माण होने लगा, पंचायतन शैली में भी मंदिरों का निर्माण होने लगा। पंचायतन शैली में क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक, तो एक जो है मुख्य मंदिर बन गया आपका, ठीक, पूरा चौकोर सा प्लेटफॉर्म हो गया मान लीजिए, या गोलाकार, कहीं गोलाकार होता है, कहीं चौकोर, प्रायः चौकोर होता है, तो चबूतरा बनता है, बीच में एक मुख्य मंदिर हो गया, बाकी चारों कोनों पर चार छोटे छोटे मंदिर, यानी 5 मंदिर, एक मुख्य मंदिर और 4 मंदिर, और देवी देवताओं को इसमें स्थापित, ठीक है। तो पंचायतन मतलब एक तरह से एक मुख्य मंदिर और 4 सहयोगी मंदिर, छोटे मंदिर, ठीक है, उसी परिसर में, उसी चबूतरा पर, ठीक। तो गुप्त काल में पंचायतन शैली में भी मंदिरों का निर्माण होने लगा, ठीक है। तो अब जैसे आपसे कहा जाए, अभी हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में नागर शैली, तो नागर शैली की क्या विशेषता है, तो ये सारी विशेषताएं नागर शैली, तो फिर इसको अभी नागर क्यों नहीं कहते, अभी नहीं कहा गया है, लेकिन ये सारी विशेषताएं, उसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगे। उत्तर भारत में कहीं भी जाएंगे, उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण इसी तरीके से, इसी शैली में हुआ है, ठीक। इसके पीछे फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या है, क्या सोच काम करती है, मैं पूर्व मध्यकाल में चर्चा करा ले जाऊंगा। अभी हम नॉर्मली जैसे चल रहे हैं, एक बार करके, जैसे स्तूप के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, हमने बताया, क्या के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, मंदिर के पीछे सेम कॉन्सेप्ट है, पूजा, कुछ व्यवहारिक बातें भी हमें इस तरह ध्यान रखनी है ना, ठीक, वो मैं आपको डिस्कस करा ले जाऊंगा, आपको मैं थोड़ा और मंदिरों के बारे में जान लें, मेन तो नागर का बेस है, जब वो जान लेंगे आपको कंप्लीट जानकारी आपके पास हो जाएगी मंदिरों के बारे में, 25, 30, 40 मंदिरों के बारे में फेमस में जानकारी, और शैली के बारे में जानकारी, उससे संबंधित आइडियाज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका मंदिर स्थापत्य। अब जैसे अभी कभी कह देगा स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्तों के योगदान को बताएं, तो हमने क्या देखा, बिहार स्तूप की परंपरा चलती रही, जारी रही, और इस दौर में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो बिहार स्तूप तो पहले से बन गए, मंदिरों की शुरुआत किसने की, गुप्तों ने की, और उन सारी विशेषताओं से तो मंदिर जैसे आगे चलकर नागर शैली
इनमें से अधिकांशतः मंदिर आज भी मौजूद। तो मंदिर स्थापत्य को शेप देने का काम किस दौर में हुआ? गुप्त काल में। तो किसका योगदान हो गया? गुप्तों का योगदान। ये मंदिर आज भी ऐसे मौजूद हैं, आज भी इनका बड़ा आकर्षण है धार्मिक दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से। यानी मंदिर आप देखोगे वो मंदिर आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज में मौजूद है, सुरक्षित है मैक्सिमम मंदिर। धार्मिक स्थल सुरक्षित क्यों रह जाते हैं? सिंपल सा लॉजिक है इसका। धर्म के प्रति आस्था रहती, लोग तोड़ फोड़ ज्यादा नहीं करते हैं, कहीं पाप वाप न लग जाए, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। बाकी इमारतें टूट फूट जाती है, धार्मिक स्थल सुरक्षित रहेंगे उस दौर से भी, श्रद्धा के कारण। वो कुछ शासक ही वैसा होता था उल्टा पुल्टा, चलो स्तूपों को तोड़ देना है, चलो मंदिरों को तोड़ देना है, तो कुछ सन की शासक है, ठीक है, पागल कहा जाएगा उनको, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे शासकों का नाम भी मिलता है समय पे। आम पब्लिक तो नुकसान नहीं पहुंचाती है मतलब पूजा स्थल को। अभी हम क्या बात करेंगे? गुप्त युग में चित्रकला की बात करेंगे। बोले क्या आप? चित्रकला ये ऐसा करते हैं, पहले मूर्ति कला कर लेते हैं, फिर चित्रकला लेते हैं। मंदिर हो गया तो साथ साथ मूर्ति कला की बात कर लेते हैं। लिखें इस काल में भी, ठीक है ना, कि इस काल में भी बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण बड़ी संख्या में जारी रहा। देखिए इस काल की विशेष चर्चा हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों को लेकर होती है। इस काल की विशेष चर्चा ठीक है मंदिरों को लेकर होती है, मूर्तियों को लेकर होती है, हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों को लेकर होती है। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, विष्णु, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, गणेश इत्यादि देवी देवताओं से संबंधित पत्थर से निर्मित मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। पत्थर से निर्मित मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मिलते हैं। लिखें आप कि उदयगिरी पहाड़ी, इसी में लिखें उदयगिरी पहाड़ी में वराह अवतार की मूर्ति में, वराह अवतार की मूर्ति में, वराह अवतार की मूर्ति में दांत पर पृथ्वी को उठाए हुए दिखाया गया है, दिखाया गया है। लेकिन सामान्यतः, अगला पॉइंट लिखें, सामान्यतः विष्णु को मूर्तियों में चार भुजाओं के साथ मुकुट हार एवं कुंडल इत्यादि के साथ निर्मित किया गया है, निर्मित किया गया है। नेक्स्ट लिखें आप कि एक मुखी शिव की मूर्ति, एक मुख वाले शिव की मूर्ति में शिव को जटा धारण किए हुए, जटा धारण किए हुए, कमल पीछे चंद्रमा, अर्धचंद्र, कमल लिखेंगे आप, कानों में कुंडल के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये भूमरा का शिव मंदिर है, उसके बारे में ये कुछ बातें बता रहा हूं मैं आपको। इसको ना बैठ करके वो याद नहीं करना आपको, एक बार लिखवा दिया, एक बार सुन लिया वाली बात है, ठीक है। शिव जी की मूर्ति है तो भूमरा वाला फेमस है, उस मूर्ति की ये खास है, दशावतार वाली मूर्ति की ये खास बात है, एक बार से लिख के छोड़ दिया, याद नहीं रखना आपको, एकदम कॉन्सेप्ट बना रखना। तो ऐसे आप देखोगे देवी देवताओं की मूर्तियां आपको मिल रही है इस काल में, क्योंकि ठीक ठाक मंदिर बने हैं तो मूर्तियां भी बनेंगी उसमें। अगला पॉइंट लिखें आप, ठीक है, इस काल में मथुरा एवं सारनाथ से पत्थर से निर्मित, ठीक है, पत्थर से निर्मित बुद्ध की मूर्ति एवं बिहार के भागलपुर से कांसे से निर्मित बुद्ध की मूर्ति मिली है। ठीक है, अब देखो बुद्ध की मूर्ति है तो आप अपनी तरफ से स्टैंडिंग, सिटिंग, हाथों की मुद्राएं, ये सब प्रमुख मूर्तियां, मूर्तियां तो बहुत सारी मिली हैं, ये प्रमुख मूर्तियों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, वही हाथों की मुद्राएं, कर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अंजलि मुद्रा, अभय मुद्रा, जो हमने बताया था कुछ कॉमन पॉइंट जो कभी भी राइटिंग में जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मथुरा और सारनाथ से प्राप्त जो बुद्ध की बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां हैं, उसमें फिर एक बार सिर पे बाल हैं, कानों पे बाल हैं, मूंछें हैं, आभा मंडल भी है, यानी गंधार और मथुरा का एक तरह से मिक्सचर है। याद है गंधार के सारे फीचर थे, मथुरा में क्या था, बाल ही नहीं है, कपड़े ही नहीं, साधु के को दिखाया गया, प्राय अपवाद थे। बट गुप्त काल में क्या जो बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली, विशालकाय मूर्ति दोनों, दोनों मूर्तियों में खास बात क्या है, दोनों का मिक्सचर दिखाई पड़ेगा। इसमें लिखना आप, सारनाथ एवं मथुरा की मूर्तियां
मथुरा की मूर्तियां आभा मंडल के साथ साथ सारनाथ एवं मथुरा की मूर्तियां आभा मंडल के साथ साथ, इसे में लिखेंगे आप आभा मंडल के साथ साथ, लिखें गंधार एवं मथुरा शैली की विशेषताओं से युक्त हैं। गंधार एवं मथुरा शैली की विशेषताओं से युक्त हैं। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करना था, एक्सप्लेन करना तो मैं खुद करा देता आपको। मूर्तिकला जब भी पूछेगा तो मौर्योत्तर काल में पूछेगा, गुप्त काल में अलग से कभी नहीं आने वाला है। जब भी आएगा तो कला करके, गुप्त काल का कला के क्षेत्र में योगदान, इतना लिखने का मौका नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो कुछ चीजें ना, जैसे हर सब्जेक्ट का अपना नेचर, जैसे गुप्त काल का अपना नेचर है, टॉपिक का, सब्जेक्ट का नेचर होता है, टॉपिक का नेचर होता है, उस टॉपिक क्यों जाना जाता है, इस काल को, उस टॉपिक में क्या क्या खास बात है। तो सामान्य अध्ययन को भी पढ़ने में हम लोग ये ध्यान रखते हैं, जैसे मूर्तिकला गंधार मथुरा ही पूछेगा आपसे, नहीं तो जनरल पूछेगा आपसे, ऐसे कह देगा कि प्राचीन काल में गुप्त काल तक मूर्तिकला के विकास के विभिन्न चरणों को बताएं। सुन रहे हैं आप सभी लोग, मैंने क्या बोला, समझ पड़ा, आपका वो वक्त आ गया है जब पूरा वर्टिकल आपको मैं बताऊंगा, है ना। कह देगा गुप्त काल तक मूर्तिकला के विकास के विभिन्न चरणों को बताएं। सबसे पहले आपने कहा पढ़ा हड़प्पा काल में एक चरण हो गया, पहला चरण। फिर आपने कहा पढ़ा मौर्य काल में दूसरा चरण। फिर आपने कहा पढ़ा मौर्योत्तर काल में तीसरा चरण। फिर आप कहां पढ़ रहे हैं, गुप्त काल में चौथा चरण। ठीक है, तो क्लास में क्यों याद रखने के लिए कहते रहता हूं, ऐसे सवाल बहुत एक्सपेक्टेड हैं, हमें मान के चलते हैं ना। नहीं, हिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत मौका होता है कहीं भी टहलने का, किधर भी निकल जाएंगे आप, पढ़ते पढ़ते किसी समय भटक जाएंगे आप। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटीज वगैरह के जो पैटर्न होते हैं और जो थोड़ा कॉमन सेंस बेस होता है क्वेश्चन, जो यूपीएससी का पैटर्न है, उसमें कई चीजें कभी कभी मिलती हैं। जैसे यहाँ ड्यू का जो पैटर्न है, एग्जाम्पल के तौर पर, या इलाहाबाद पटना राजस्थान विश्वविद्यालय की बात है, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय नॉर्थ इंडिया के, वहाँ पैटर्न है, इस तरह के सवाल आपके आ सकते हैं। और पीवाईक्यू में देखेंगे आप ऐसे सवाल, अभी जीएस में तो नहीं आया है, बट कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल के ऐसे होते हैं तो जीएस ओरिएंटेड होते हैं। जैसे बुद्ध के स्तूप में जीएस पर एक सवाल आया था आज से 6-7 साल पहले, इस बार ऑप्शनल में हूबहू वही सवाल आ गया। उसके पहले ऑप्शनल में सवाल कभी नहीं पूछा गया था, वो क्वेश्चन ही हूबहू इस बार ऑप्शनल में रिपीट। तो कभी कभी ऐसा होता है, कल्चर वाले क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना भी रहती है। ठीक है, तो मूर्तिकला हो गया। अब आगे चित्रकला। चित्रकला, अब आपको याद होगा चित्रकला हम पढ़ते कैसे हैं, शुरू में आपको बताया था हमने, एक बेस के आधार पर इसको हम लोग भित्ति चित्र या लघु चित्र कहते हैं। याद है सभी को, दीवारों पर है, छत पर है, भित्ति चित्र। ठीक है, कपड़ों पे, कागजों पे, इन सब पे बना हुआ तो लघु चित्र कहते हैं उसको। किस काल का है, ठीक, अक्सर हम लोग इसकी बात करते हैं ना। संरक्षक कौन है, वेरी गुड। किस प्लेस से साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। रंग ब्रश वगैरह का क्या यूज किया गया है, सब्जेक्ट और महत्व। नॉर्मली हमने स्ट्रक्चर बताया था आपको, ठीक है। कभी भी चित्रकला, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में चित्रकला के टुकड़ों में साक्ष्य, पाषाण काल में पढ़ लिया, उसके बारे में पढ़ाई नहीं, अब पढ़ने जा रहे हैं। मुगल काल में अच्छे खासे साक्ष्य मिलेंगे आपको चित्रकला के बारे में। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हम ध्यान कभी भी कहीं भी रखते हैं। ठीक है, ये खाका बनाया था, कभी किसी काल के बारे में राइटिंग करनी हो तो आपको स्ट्रक्चर, जैसे अभी ऑप्शन में पूछा मालवा चित्रकला के बारे में, वो मिश्रित शैली है, बहुत कम जीएस में नहीं पढ़ना होता है, और नॉर्मली किताबों में नहीं मिलेगा आपको मालवा पेंटिंग करके अलग से उस नाम से। ठीक है, बट है उसके बारे में जानकारी, है ना। अब मान लो किसी बच्चे को कुछ भी नहीं पता मालवा चित्रकला के बारे में, ठीक, कुछ भी नहीं पता है, ऐसे वो समझ सकता है भित्ति चित्र के किस काल का है, संरक्षक कौन है, प्लेस, रंग, सब्जेक्ट नहीं पता, काल नहीं पता, कोई बात नहीं। खाका क्या करता है, हमें स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, कैसे हमें लिखना है। ये ढांचा हमेशा आपको हेल्प करता रहेगा, हर जगह हमने स्ट्रक्चर बना दिया था, है ना। अब देखिए यहाँ पे चित्रकला की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के चित्रों की बात होती है, अजंता से चित्रों की बात होती है और एक बाघ की गुफाएं हैं। ठीक, अजंता है आपका महाराष्ट्र में, वघोरा नदी के तट पे है, किनारे है, और बाघ की गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश में है, और ये भी कम नहीं है, बाघिनी नदी के किनारे है। ठीक है, बाघिनी नदी के किनारे है ना। ठीक है, दोनों क्या है आप देखोगे, गुफा चित्रकला का, केव पेंटिंग का एग्जांपल है। दोनों क्या है, गुफा चित्रकला का उदाहरण है। ठीक, पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गई, उससे संबंधित चित्र हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले अजंता की बात करते हैं, स्टार्ट करें अजंता की बात करें। ठीक है, लिखें आप अजंता के बारे में, लिखें कि महाराष्ट्र में स्थित अजंता की पहाड़ियों से, ब्रैकेट में लिख लेंगे लगभग, मतलब लगभग नहीं, 29 या 30 कर लीजिएगा, दोनों आंकड़े किताबों में दिए रहते हैं। अजंता की पहाड़ियों से, ठीक है, पहाड़ियों से लिखें 29 या 30, ठीक है, लिख लिया आपने, 29 या 30 विहारों के साक्ष्य मिलते हैं। इनका संबंध हीनयान एवं महायान दोनों संप्रदायों से है। दोनों संप्रदायों से है। लिखें, इन्हीं पहाड़ियों से कुछ जातियों के भी साक्ष्य मिलते हैं, कुछ जातियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कुछ जातियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो देखो, विहार भी मिल रहा है अजंता से, चैत्य भी मिल रहा है अजंता से। लिखें, कुछ फ्यू विहारों से चित्रकला एवं मूर्तिकला के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो अजंता से हमें क्या क्या मिल रहा है देखेंगे आप।
विहार, चैत्य यानी स्थापत्य हो गया, मूर्तिकला, चित्रकला। ठीक, लेकिन हालांकि चित्रकला को लेकर अजंता की विशेष तौर पर चर्चा होती है। विशेष तौर पर चर्चा होती है कलात्मक महत्व के कारण ही, कलात्मक महत्व के कारण ही अजंता को 1983 में, अजंता को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। ठीक है, एक छोटा सा हमने अजंता का परिचय ले लिया। परिचय इस मकसद से दिया ताकि आपको यह पता रहे यहां पे स्थापत्य भी है, मूर्तिकला भी है और चित्रकला भी है। ठीक, विहार भी है, चैत्य भी है, मूर्तियां भी हैं और पेंटिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चित्रकला के बारे में। ठीक है, लेकिन आप चित्रकला में कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे आप। लिखें, अजंता की चित्रकला का संबंध दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी ईसवी से है। तो अजंता की पहाड़ियों में कहा जाता है लगभग 800 वर्षों तक अलग अलग दौर में चित्रों का निर्माण, विहारों का निर्माण होता रहा है। ऐसा नहीं किसी एक काल में। अब देखो दूसरी सदी ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया? सातवाहन की बात की जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट में आप राजवंश के दृष्टिकोण से देखें, तो सातवाहन, वाकटक, गुप्त एवं वातापी के चालुक्यों, इसके बारे में पढ़ाया नहीं अभी। वातापी के चालुक्यों के काल में, ठीक है, वातापी के चालुक्यों के काल में अजंता की पहाड़ियों में कला का विकास जारी रहा। ठीक है, कला का विकास जारी रहा। यानी हमने काल की बात कर ली मोटे तौर पे, या जो राजवंश रहा है उसकी बात हमने कर ली एक बार, यहां इस फेस में इसका विकास हुआ। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, चूंकि अजंता के चित्र गुफाओं के दीवारों एवं छतों पर चित्रित हैं, इसलिए इसे भित्ति चित्र की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, भित्ति चित्र की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट, चित्र निर्माण से पूर्व चित्रों के लिए दो प्रकार से दीवारों को तैयार किया गया। लिख लेंगे आप फ्रेस्को, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? गीले प्लास्टर पर चित्र, है ना। ठीक, टेम्पेरा, यहां ब्रैकेट में लिखेंगे आप सूखे प्लास्टर पर चित्र। ठीक है, फ्रेस्को गीले प्लास्टर पर और टेम्पेरा सूखे प्लास्टर पर। ठीक है, दीवारों को पहले तैयार कर दिया जाएगा, सुखा दिया जाएगा, फिर चित्र बनाए जाएंगे। ये गीले प्लास्टर पर ही चित्र बनाए जाएंगे। मेथड है, ठीक है, बनाने का प्रोसेस है इसमें, घिसावट करना, लेप लगाना, हटाना, इस तरह का मेथड होता है इसमें। ठीक है, आपको याद होगा भीमबेटका में से मैंने बताया था, वो क्या कहा था? जैसे पत्थर हैं उसी पे बना दिए गए। ठीक, उसमें कुछ भी उसको तैयार नहीं किया गया। यहां चित्र बनाने के पहले दीवारों को तैयार किया गया है। तो ये भित्ति चित्र का उदाहरण है और आपको ये मेथड दिखेंगे आपको। ठीक, अगला लिखें आप, अजंता के प्रारंभिक चित्रों में आम जनजीवन, प्राकृतिक विषयों का मतलब पर्वत, पठार, नदियां, जंगल, जीव जंतु, है ना। आम जनजीवन, प्राकृतिक विषयों एवं राज परिवार से संबंधित चित्र मिलते हैं। ठीक, लेकिन इन चित्रों का संबंध सातवाहन काल से माना जाता है। ठीक है, इन चित्रों का संबंध सातवाहन काल से माना जाता है। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे आप। देखिए, वाकटक एवं गुप्त काल में बौद्ध धर्म से संबंधित अधिकाधिक चित्रों का निर्माण हुआ। लिखें, इनमें कुछ प्रमुख चित्र हैं। बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, गृहत्याग जो था,
महाभि निष्क्रमण, कौमा उपदेश देते हुए, कौमा राहुल के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना, राहुल के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना, कौमा माता एवं शिशु, एक बच्चा है, बालक है, माता एवं शिशु तथा मरणासन राजकुमारी का चित्र, तथा मरणासन राजकुमारी का चित्र, मरने से पहले वाली अवस्था, जैसे मृत्यु होने वाली है ना, मरणासन राजकुमारी का चित्र। ठीक है, आगे लिखें आप। लिखें गुप्त काल के पश्चात के चित्रों में प्रमुख है मार विजय, मैं भी बताता हूं इसके बारे में, पद्मपानी और लोकितेश्वर, ये आप सभी लोग जानते होंगे है ना, पद्मपानी और लोकितेश्वर। गुप्त काल के बाद के चित्रों में प्रमुख है मार विजय, कौमा पद्मपानी और लोकितेश्वर। देखें चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय के द्वारा फारस के राजदूत, चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय के द्वारा फारस यानी ईरान, फारस के राजदूत के स्वागत का चित्र, फारस के राजदूत के स्वागत का चित्र। ठीक है, इत्यादि। एक बार प्रीलिम्स में यह भी पूछा है पद्मपानी और लोकितेश्वर के बारे में। क्वेश्चन ऐसा था कि आपके बारे में जानकारी होगी जनता को लेकर, तो बस इसको सॉल्व, आइए इसकी बात कर रहा हूं मैं। पेपर से एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कभी इजी सवाल होते हैं, कभी टफ। इजी तो मतलब इससे कि प्लानिंग में आ जाता है, मैं कह रहा हूं ऐसे इजी तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो चीज प्लानिंग में फिर बैठ गया उसको आसान कह देते हैं। ठीक है, जो प्लानिंग के बाहर, बट हाँ प्लानिंग करने में हमने तमाम किताबों को सोच कर ध्यान रखा है कि क्या प्लानिंग कर रहे हैं हम। तो अजंता की चित्रकला की पूरी दुनिया में चर्चा होती है, तो कौन कौन से लोकप्रिय चित्र हैं वो जरूर जानना चाहिए। तो सारे लोकप्रिय चित्र का नाम इसमें आ गया। अब कहीं गुफा संख्या लिखी रहेगी, गुफा संख्या का कोई रोल नहीं है आपके एग्जाम में। गुफा संख्या 9-10 में ये मिला है, 15-16 में ये मिला है, 1 में ये मिला, तो वो टेक्निकल हो जाता है, वो काम आर्कियोलॉजिस्ट का है। ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। हाँ, प्राचीन कौन सा है, मध्य में कौन सा है, परवर्ती कौन सा है, लेकिन चित्रों की विकास यात्रा को थोड़ा हम नोटिस कर सकें। अगला पॉइंट क्या, लेकिन जातक कथा से संबंधित विषयों को भी, जातक कथा से संबंधित विषयों को भी खूबसूरती से चित्रित किया गया है, खूबसूरती से चित्रित किया गया है। ठीक है, से चित्रित किया गया है ना, जातक कथा से संबंधित चित्रों को भी, है ना। जातक कथा को याद है ना, त्रिपिटक याद नाम सुना है, कौन कौन से पिटक है, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। शुद्ध पिटक में क्या है, भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। कितने निकाय में बटा हुआ है, 5 निकाय में। कौन कौन से वो, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं, उसमें कुछ ग्रंथों की बात की थी जिसमें एक जातक कथा है। कहां प्लेस है जातक, इसमें क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की इतिहास को समझने में ना जातक साहित्य का बहुत बड़ा रोल है। कहानियों के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किया जा रहा है इसमें। ठीक, बुद्ध से मानते नहीं थे, अब लिख दिया गया बुद्ध है। ठीक है, किताब लिखने वाला क्या था, है ना। तो जातक कथाओं को बड़ा महत्व दिया गया, चित्र बनाए गए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अजंता के चित्र, अजंता के चित्र मनोभावों एवं रंगों, ठीक है, मनोभावों एवं रंगों को लेकर भी विशेष चर्चा में रहती है। ठीक है, जैसे महाभि निष्क्रमण में, जैसे महाभि निष्क्रमण में, महाभि निष्क्रमण तो सुना ही वैसे, देखो महाभि निष्क्रमण में वैराग्य का भाव, अब ये मैं आपको एक्टिंग करके नहीं बता पाऊंगा वैराग्य का भाव कैसा